आज हम न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स पढ़ेंगे। The study of the thousands years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of development that occurred over this period. जो ये पीरियड था 700 से लेके 750 के बीच में, इसमें ह्यूज चैलेंज थे हिस्टोरियंस के लिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। कौन कौन सी हुई? एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस, लाइक द पर्शियन तो देखो इस टाइम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई? व्हील इन इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैक्ट। ये तीन चीज़ें आई। व्हील इरिगेशन के लिए आए, और स्पिनिंग व्हील आए वीविंग के लिए, और फायर आर्म्स आए कॉम्बैक्ट में। न्यू फूड एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन दिस सब कॉन्टिनेंट। और इस टाइम पे बेवरेज भी आ गए थे और फूड भी न्यू अराइव होना शुरू हो गए थे। कौन कौन से फूड थे वो? पोटैटोज़, कॉर्न, चिलीज़, टीज़ एंड कॉफ़ी। इक्वेशन में आएगा कि कौन कौन से न्यू फूड और बेवरेजेस आए, तो ये आपने याद रखना है। Remember that all these innovations, new technologies and crops came along with people who brought other ideas with them as well. तो कहाँ से आए ये जैसे जैसे लोगों ने इधर उधर आना जाना शुरू किया, उनको नए नए आइडियाज़ आए, तो उन्होंने क्रॉप्स भी वैसे ही अडॉप्ट करना शुरू की कि ये क्रॉप्स यहाँ से उनको आइडिया आए कि शायद ये वाली क्रॉप ऐसे हो सकती है। तो एज अ रिज़ल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। जैसे ही न्यू आइडियाज़ लोगों को आते हैं तो उसके बाद उसमें सबसे पहले इकोनॉमिक चेंज होता है। इकोनॉमिक चेंज होता है तो सोशल में भी चेंज देखने को मिलता है। जब सोशल चेंज होता है तो कल्चर चेंज भी होता है, और कल्चर चेंज होता है तो उसके बाद में पॉलिटिकल चेंज भी आना जाहिर सी बात है। ये पिक्चर आप देख रहे होगे यहाँ पे, ये स्पिनिंग व्हील है। स्पिनिंग व्हील है और ये व्हील जो है वो इरिगेशन में यूज़ होता है। दिस वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ये जो पीरियड था 700 टू 750 के बीच का पीरियड जो था वो बहुत ज़्यादा मोबिलिटी वाला पीरियड था। इसमें लोगों ने बहुत ट्रैवल किया, और वो भी लॉन्ग डिस्टेंस का। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो लोगों ने क्या किया, वो अपनी जॉब के लिए या किसी नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए वो इधर से उधर जाने लगे और ट्रैवल करने लगे। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्चून। तो ऐसे ऐसे करके जब उन्होंने घूमना शुरू किया तो उसमें बहुत पैसा लगा। क्या हुआ, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू की। उन्होंने जैसे ही घूमना शुरू किया तो उनको पीपल से मिलना जुलना हुआ, तो उनको पता चला कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। One group of the people who became important in this period were the Rajput, a name derived from Rajputra। तो उस टाइम जो सबसे फेमस ग्रुप था उस टाइम वो थे राजपूत। राजपूत किससे लिया गया? राजपुत्रा से। वो सन ऑफ रूलर थे। Between the 18 and 14 centuries, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट status। तो उस टाइम तक कोई कास्ट नहीं थी, तो जनरली एक कास्ट होती थी क्षत्रिय। क्षत्रिय उन लोगों को कहते थे जो उस टाइम वॉरियर्स थे, जो योद्धा होते थे, सिर्फ वही लोग क्षत्रिय में आते थे। द टर्म इंक्लूडेड just not rulers, chieftains, but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinents। तो इसमें सिर्फ वही रूलर्स और चीफ्टेंस होते हैं जो किसी भी गांव के, किसी भी स्टेट के जो मुखिया होते थे, तो वही लोग उसमें नहीं थे। उसमें सोल्जर्स भी आते थे, कमांडर्स भी थे जो आर्मी के लिए सर्व करते थे डिफरेंट मोर्चा से। अ शिवालिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वेलर्स and a great sense of loyalty were the quality attributed to Rajput by their poet and bards। तो उस टाइम क्या होता था, जो ये राजपूत थे वो अपनी जुबान के लिए बड़े माने जाते थे कि अगर उन्होंने एक बार कोई जुबान दे दी तो वो मुकरते नहीं थे, वो लॉयल होते थे उस चीज़ के लिए। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज मराठा, सिख, जाट, अहोम्स एंड ख्यास्त
ये भी लोग उस टाइम यूज्ड टू अपॉर्चुनिटी टू द ऑफ द एज ऑफ बिकेम पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट। तो ये लोग भी आपने याद रखना था कि कौन कौन और कौन कौन सी वहाँ पे पीपल के ग्रुप थे, मराठा, सिख, अहोम, ये सारे ही लोग थे जो पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट थे वहाँ पे। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। उस टाइम क्या किया कि लोगों ने, वो एक ऐसा पीरियड था कि लोगों ने फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू किया और उन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ाया उन्होंने। अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज दैन इन अदर, चेंज इन देयर हैबिटेंट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट डेवलपर टू माइग्रेट। तो वो पीरियड ऐसा था कि जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें होती थी उन्होंने बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट को काटा और उन्होंने ऐसे लैंड को काटा जहाँ पे उनको एग्रीकल्चर करना इजी होता था। और जो वहाँ के फॉरेस्ट ड्वेलर्स वो होते हैं जो जंगलों में ही रहते थे, वो भी माइग्रेट करना शुरू कर गए, उन्होंने भी अपनी हैबिट चेंज की। अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स। और उसमें जो बाकी पीजेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने लैंड को टिल करना शुरू कर दिया। टिलिंग होता है, उन्होंने खेतों की जुताई करना शुरू कर दी और वे पीजेंट बन गए। दीज न्यू पीजेंट्स ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट। अब जो ये न्यू पीजेंट्स के ग्रुप आए थे वो अब इन्फ्लुएंस डालने लगे। जो वहाँ की मार्केट थी, चीफ्टेंस थे, वहाँ के जो मुखिया लोग थे या प्रीस्ट थे, जो वहाँ के पंडित लोग थे, मोनेस्ट्रीज थे और जो टेंपल थे वहाँ पे, उनका जो पीजेंट्स थे वो फार्मर थे, उनका इन्फ्लुएंस उन लोगों के ऊपर अब पड़ने लगा था। They became part of large complex societies and were required to pay taxes and offer good and service to local lords. अब उन लोगों ने क्या किया, वो एक पार्ट बन गया, वहाँ की उस सोसाइटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बनना शुरू हो गए थे वो। और जो फार्मर थे वो अब उन रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस, अब वो मजबूर हो गए कि उनको टैक्स जो है वो पे करना ही पड़ेगा। अब जो वो लोग थे वो वहाँ के जो लोकल लॉर्ड थे, जो रिच लोग थे वहाँ पे, उन लोगों को अपनी गुड्स प्रोवाइड करने लगे, उनको अपनी सर्विस बताने लगे कि हमारे पास ऐसी चीज़ है, हमने ऐसी उगाई है, तो आप लोग इसको लो। एज अ रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक सोशल डिफरेंस अमर्ज अमंगस पीजेंट्स। तो ऐसे ऐसे करके इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस आना शुरू हो गया पीजेंट्स के बीच में। सम पोजेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड अदर ऑल्सो केप्ट कैटल। अब जो उसमें और पीजेंट्स थे, किन्हीं ने अब कैटल को रखना शुरू कर दिया। सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क विद एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीजन। अब जिस टाइम जब खेती बाड़ी का काम कोई, एग्रीकल्चर का काम कोई नहीं होता था, तो कुछ जो ये फार्मर थे उन्होंने क्या किया, अपना कोई और काम करना शुरू कर दिया। एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट। जैसे जैसे लोग एक दूसरे से डिफरेंट होने लगे तो लोगों की अब जो अपने अपने ग्रुप बनने लगे, जो जातीज़ में कन्वर्ट होने लगे, जाति या फिर सब कास्ट में चेंज होने लगे। रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस। अब जो लोगों को उनके बैकग्राउंड के बेसिस पे या फिर उनके ऑक्यूपेशन के बेस पे उनको रैंक मिलने लगा। रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली। जो रैंक थे वो फिक्स नहीं होते थे। एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू दी पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ दी जाति। अब ये जो रैंक थे वो किसके बेस पे मिलते थे, जिनकी पावर होती थी, जिनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता था, जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते थे, उन वही लोग जो है वो अपनी जाति के मेंबर्स को कंट्रोल करते थे। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। अब जो सेम जाति के स्टेटस थे वो वेरी करते थे एरिया टू एरिया। जातीज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज देयर कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। अब जो भी जाति का रूल जो भी जाति इन्फ्लुएंस में होती थी उन्हीं का ही रूल होता था, उनके अपने रेगुलेशंस होते थे, वो अपने रूल रेगुलेशन बनाते थे और जो उनके मेंबर्स होते थे वो वही लोग उनको फॉलो करते थे। दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स। अब ये रूल जो थे वो कौन बनाते थे, ये इन्हीं जाति के जो बड़े लोग होते थे, बड़े बड़े जो
एल्डर्स होते थे वो एक मीटिंग फिक्स करते थे और रूल या कोई रेगुलेशंस बनाते थे और उनको एनफोर्स करते थे कि तुम लोगों को ये मानना पड़ेगा। डिस्क्राइब्ड इन दी सेम एरिया एज जाति पंचायत, और वही जो रूल्स होते थे वो जाति पंचायत में भी माने जाते थे। बट जाति वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज, लेकिन जो ये जाति के रूल होते थे वो सिर्फ उनकी ही विलेज में फॉलो होते थे, ना कि कहीं और। सेवरल विलेजेस वर गवर्नड बाय चीफटेंस, चीफटेंस होते हैं जो मुखिया होते हैं गांव के, तो कई गांवों के अलग अलग जो मुखिया होते थे वो गवर्न करते थे। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट, तो वो छोटे छोटे यूनिट मिला के एक स्टेट बनाते थे। अब है रीजन एंड एम्पायर। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज चोलाज, तुगलक्स और मुगल। इकोनॉमिक मैनी रीजन्स, तो उस टाइम पे कौन कौन से स्टेट होते थे? चोलाज के होते थे, तुगलक के होते थे और मुगल्स के होते थे। संस्कृत प्राष्टी praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban explained that he was the ruler of the vast empire that stretched from Bengal, Gauda in the east। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें देखो कि जो दिल्ली सुल्तान थे घियासुद्दीन बाल्बन, उन्होंने कहाँ कहाँ से एरिया अपना कवर किया हुआ था। उन्होंने बंगाल गौड़ा से इन ईस्ट में, और गजना भी कहते हैं, अफ़गानिस्तान में वेस्ट तक इन्होंने किया हुआ था। और एंड इंक्लूडेड ऑल साउथ इंडिया द्रविड़, और जो साउथ इंडिया का पूरा एरिया जो है वो कवर किया हुआ था। जैसे नीचे ये दिया हुआ देखो मैप, ये हमारी नॉर्थ है, ये हमारी साउथ, ये साउथ है, ये हमारी ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो इन्होंने ये पूरा एरिया जो है वो जो यहाँ पे बताया है ये सारा चीज़ इन्होंने कवर कर लिया था जो ये थे। पीपल ऑफ डिफरेंशिएट रीजन्स, गौड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लड बिफोर हिज आर्मी। तो ये लोग कहाँ कहाँ से आते थे? डिफरेंट रीजन से थे। ये गौड़ा, ये सारा जो ये बताया हुआ आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, इनकी अपनी ही इस एरिया से ये आते थे। रिगार्ड दिस एज exaggerated claims of contest at the same time. They try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. By 700, many regions already possess distinct geographical dimensions and their own language. जो 700 many regions थे उनकी अपनी अपनी distinct लैंग्वेज होती थी, कल्चर उनके अपने ही होते थे। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज चैप्टर 9। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डिनेस्टी, उनकी अपनी अपनी डिनेस्टीज थी। देयर वॉज कंसिडरेबली कन्फ्लिक्ट बिटवीन दी स्टेट्स, तो उनके एक ही स्टेट के बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ होती थी। ओकेजनली डिनेस्टीज लाइक दी चोलाज, खलजी, तुगलक एंड मुगल वर able to build an empire that was कई बार क्या होता था, जो ये डिनेस्टीज़ बताइए, चोला, खलजी, तुगलक एंड मुगल, ये इतने एबल होते थे कि वो अपनी ही एक एम्पायर को बना सके। नॉट ऑल दीज एम्पायर वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 इन द चैप्टर 3 and 4 व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रूल खलजी एंड मुगल डिनेस्टीज़। इवन इनके जो ये सारे डिनेस्टीज़ थी वो इक्वली सक्सेसफुल नहीं थी, स्टेबल नहीं थी। अब यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ना लैंग्वेज एंड रीज़न, ये वाला ये पेपर में आता है कई बार। इन 1318 द पोइट अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वाज इन डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन्स ऑफ दिस लैंड। सिंधी, ये डिफरेंट रीजन में डिफरेंट लैंग्वेज होती थी पहले। जैसे सिंधी कहाँ थी? लाहौरी, कश्मीरी एंड द्रवसा समुद्री, ये कहाँ थी? इन सॉदर्न कर्नाटका में। ये सारी लैंग्वेज जो थी ये सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी एंड द्रवर समुद्री इन सॉदर्न
कर्नाटका में थी, तेलंगिनी थी आंध्र प्रदेश में, एंड गुजरी थी गुजरात में, एंड ये माबरी इन तमिलनाडु, एंड गौरी जो थी वो बंगाल में, अवधी जो थी वो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में होती थी, और जो हिंडवी थी वो होती थी अराउंड दिल्ली के। Amir Khusro went on to explain that in contrast to these languages was Sanskrit, which did not belong to any region. It was an old language and common people do not know it, only the Brahmins do. इसमें बताते हैं कि एक संस्कृत लैंग्वेज थी जो कोई भी रीजन से बिलोंग नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि ये एक पुरानी लैंग्वेज है, ये एक पुरानी लैंग्वेज है और इसको बहुत से लोग जो हैं वो जानते नहीं थे भी, और अभी भी मतलब इसको जानते नहीं हैं। तो इसलिए इसको सिर्फ जो ब्राह्मण्स होते थे वही इनको पढ़ पाते थे, वो ही उनको लिख पाते थे, वही इनको समझ पाते थे इस लैंग्वेज को। ये बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional state, but years of imperial pan-regional rule had already the chapter of the regions. Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacy of big small states that had ruled over them. This was apparently in the emergence of many distinct and shared traditions in the realm of governance, the management of the economy, allied culture and language. Though the thousands years between 700 and 750, the characters of the different regions did not grow in isolation.